ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, मान लो हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है। मान लो मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसके अंदर गैस 1 2 3 4 ब्ला 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 बहुत कुछ है, राइट। सो मान लो मिक्सचर में N1 मोल, पहले बहुत आसान केस लेता हूं, N1 मोल गैस 1 है और N2 मोल गैस 2 है, ठीक है, राइट। पहले भी दो ही लेता हूं, उसको मैं फिर इन जनरलाइज करूंगा। तो मेरे पास एक कंटेनर है, ये वाला कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू वी। ये वाला कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू वी। नाउ ऑब्वियसली उसके अंदर गैस 1 है और डेफिनेटली उसके अंदर गैस 2 भी है, राइट। अच्छा, टोटल प्रेशर inside the container, total pressure inside the container is equals to P। अब ये जो हमारा कंटेनर है, ये यहां पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है P, वो डेफिनेटली उसका एक हिस्सा आ रहा है गैस 1 के कारण। तो गैस 1 के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मान लो है P1 और गैस 2 के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मान लो है P2, राइट। तो हम बोलेंगे P1 इज द पार्शियल प्रेशर, P1 is the partial pressure of gas 1, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या? द पार्ट ऑफ द प्रेशर। P अगर टोटल प्रेशर है, उसका एक पार्ट जो है वो हमारा गैस 1 एक्सर्ट कर रहा है। सो P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 एंड P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। तो हमारा जो टोटल प्रेशर है P, दैट विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2। यह है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन ने और एक चीज भी बोला, जो हमारा P1 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 इंटू P। यानी x1 जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 और जो हमारा P2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x2 इंटू P। ये जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। तो डाल्टन ने हमें यह बोला, जो अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है देन इन दैट केस जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा वो हमारा किसके लिए होगा? वो हमारा जो उसके कंस्टिट्यूएंट है उनके पार्शियल प्रेशर का सम होंगे, जहां पर कोई भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारा टोटल प्रेशर इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। यह है डाल्टन का मेन स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज द प्रूफ? इस चीज का प्रूफ क्या है?
ठीक है। दो के लिए है प्रूफ भी कर सकते हैं या फिर इन जनरल प्रूफ भी कर सकते हैं। दो के लिए पहले देख लो एक बार जल्दी से। अच्छा, अगर कंटेनर का वॉल्यूम है V, तो अगर गैस 1 के बारे में मैं कंसीडर करूं तो गैस 1 का वॉल्यूम हम कितना मानेंगे? ऑब्वियसली V। घर रूम के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही पूरा रूम का वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया है। हम सांस लेने के लिए, वरना हमें रूम के कोने पे जाना पड़ता अगर हर जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होता तो, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो गैस है, चाहे गैस 1 हो चाहे गैस 2 हो, एक बात तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 जो है वो है मेरा V, और वॉल्यूम ऑफ गैस 2 जो है वो भी मेरा आएगा V। चाहे गैस 1 हो चाहे गैस 2 हो, इट डजंट मैटर, दोनों के दोनों का ही वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V। तो गैस 1 के चलते प्रेशर कितना है? P1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? P1V is equals to N1RT, राइट। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये पूरा चीज जो है वो सेम टेम्परेचर पे होगा। ऑब्वियसली दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो टेम्परेचर तो सेम होगा ही होगा, राइट। एंड गैस 2 के लिए मैं लिख सकता हूं ओके ना, आइडियल गैस में खास बात है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो गैस का प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है। तो मैं पूरा का पूरा कंटेनर का जो मिक्सचर है उसको भी तो मैं एक आइडियल गैस मान सकता हूं, जिसका वॉल्यूम V है और प्रेशर P है, राइट। और मोल्स जो है वो मैं दोनों का डायरेक्टली ऐड करके N1 प्लस N2 लिख सकता हूं। सो मिक्सचर के लिए अगर मैं लिखता हूं तो PV इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू RT, राइट। समझ में आया? मैंने क्या किया, इंडिविजुअली एक बार दोनों गैस के जो कंपोनेंट्स है उनको ट्रीट किया, और उसके बाद मैंने पूरा मिक्सचर को, क्योंकि आइडियल गैस हमारा गैस इंडिपेंडेंट होता है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के दौरान 1 मोल N2 प्लस 2 मोल O2 है, भाड़ में जाए हम बोलेंगे 3 मोल गैस है। ओके, लेट्स सी द इंटरप्रिटेशन। तो अगर ये है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, N1 RT का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, P1V, प्लस N2 RT को मैं क्या लिख सकता हूं, P2V। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये पहला है। और दूसरा, ये वाला चीज देखने के लिए एक काम करो, क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, P1 वाले को और P वाले को। P1 बाई P इज N1 बाई N1 प्लस N2। N1 है P1 वाले का मोल्स, N1 प्लस N2 है टोटल मोल्स, दैट विल बी नथिंग बट X1। तो P1 विल बी X1 इंटू P, यहां पे P हमारा टोटल प्रेशर है। एंड सिमिलरली अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड करते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा, P2 बाई P N2 बाई N1 प्लस N2। एंड ऑब्वियस सी बात है ये है X2, तो P2 विल बी इक्वल्स टू X2 into P। I hope this part is understood। समझ में आया नहीं आया? आया, राइट। तो ये मैं 2 के लिए डिराइव किया हूं। इन जनरल अगर मैं बोलूंगा, इन जनरल मान लो पहले वाले का N1 मोल्स है, दूसरे वाले का N2 मोल्स है,
तीसरे वाले का N3 मोल्स है, डॉट 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 डॉट। सो टोटल प्रेशर अगर मेरे पास P नॉट है तो जो ith कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर जो होगा PI, that will be equals to XI into P naught, where XI equals to NI by total moles, that is N. Summation NI is basically N1 plus N2 plus N3 blah blah blah. ठीक है। एंड दूसरा summation PI will be nothing but P naught, यानी the sum of the partial pressures will be equals to the total pressure of the gas, जो कि हम काफी आसानी से देख सकते हैं। इसको अगर हम ऐड करेंगे, P नॉट तो सम के बाहर चला जाएगा, x1 plus x2 plus x3 डॉट 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 डॉट, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस वो तो डेफिनेटली मेरा 1 होता ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई कंपोनेंट पे तो वो मोल जाएगा, तो ऊपर भी टोटल मोल्स आ जाएगा, नीचे भी टोटल मोल्स आ जाएगा, वो कट करके 1 आने वाला है। So that's the simple interpretation of Dalton's law of partial pressure, right? अच्छा ध्यान देना, gases must be non-reacting for the law to be applicable. ये लॉ अप्लाई हो पाए, इसके लिए गैसेस जो है वो हमारा आपस में नॉन रिएक्टिंग होना जरूरी है। रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के लिए अगर H2 और O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहां पे तो निरंतर हमारा कंस्टिट्यूएंट बदल रहा है, तो वहां पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग यहां पर डील भी नहीं करेंगे, वैसा केसेस, रिएक्शन वाले केसेस, उसके लिए एक अलग सा चैप्टर होता है केमिस्ट्री में जिसको हम यूडियोमेट्री के नाम से जानते हैं, तो वहां पर देखेंगे क्या क्या होता है, वो तो सेकेंडरी बात है। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट एक हमारा लॉ है, दैट इज द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, ध्यान देना। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग इज इफ्यूजन, देयर इज अ डिफरेंस, बट एक्चुअली हमारा काम का नहीं है कोई। हमारे पास एक कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर की जो गैस है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो है P, जो टेम्परेचर है वो है T, और जो गैस का मॉलिक्यूलर वेट है वो है कैपिटल M। हम बाहर मान लेते हैं कोई गैस नहीं है, ठीक है। नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल होल, इसके दीवार में एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा होल है। नाउ ये वाले होल के थ्रू ऑब्वियस सी बात है गैस बाहर निकलेगा, राइट, समझ में आया। और ये जो गैस बाहर निकलने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। बट ठीक है, हमारे लेवल पे डिफ्यूजन और इफ्यूजन सेम चीज है, फिलहाल मान लो, राइट। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/√m के एट सेम प्रेशर and temperature
सो अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर में दो गैस है, गैस वन का प्रेशर है मॉलिक्यूलर वेट है m1 और गैस टू का मॉलिक्यूलर वेट है m2, तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट m2/m1। यह है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बट ध्यान देना, यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है अगर प्रेशर और टेम्परेचर हमारा सेम हो तो, लेकिन हर क्वेश्चन में वो सेम नहीं होगा। बच्चों में अक्सर एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होता है जो ये चीज ऑलवेज एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को फिक्स सेम गैस ही रखता हूं, टेम्परेचर को भी फिक्स रखता हूं, या लॉजिकली प्रेशर को अगर मैं डबल करूंगा तो जिस रेट से गैस बाहर निकलेगा वो लॉजिकली डबल होना चाहिए या नहीं। मैं इसको अगर स्क्वीज कर रहा हूं तो होल से तेजी से निकलना चाहिए, तो ऑब्वियसली प्रेशर डिपेंडेंसी तो होगा ही होगा, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फिक्स है, तो उस कारण पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी डेफिनेटली क्रिएट तो होंगे ही होंगे। सो ऑब्वियसली बात है, हम केवल इतना पढ़ के अगर खुश हो जाएं तो लॉजिकली वो बात गलत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है, राइट। फॉर सेम गैस भी अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर पे डेफिनेटली जिस रेट से बाहर निकलेगा, चाहे उसको वॉल्यूम रेट मान लो या चाहे तुम उसको मास रेट मान लो, डजंट मैटर, वॉल्यूम रेट जो है वही हमारा प्रोपोर्शनल टू मास रेट होगा, राइट। सो एक्चुअल लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू P by root over T into M। ये हमारा एक्चुअल लॉ ऑफ डिफ्यूजन है जो हर कंडीशन में वैलिड है। सो बेसिकली R1/R2 P1 by P2 अंडर रूट M2T2 by M1 T1। R1/R2 equals to P1 by P2 into under root M2T2 by M1 T1। This is always valid। और ये जो वैलिड है only for same pressure and temperature, ठीक है। तो this is always going to be valid। तो आइडियल गैस के रिगार्डिंग जितने भी लॉज हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए हैं, राइट। एंड आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, जो प्रेशर्स होते हैं वो हम इंटरप्रेट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, एंड ये भी हम समझेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर हम मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो लोग इस चीज को केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो उनके लिए वो वाला पार्ट एसेंशियल है। जो लोग इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हो, प्रेशर का इंटरप्रिटेशन हम पहले ही कर चुके हैं, सो यू कैन स्किप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड सीधा इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है उस पर आप जंप मार सकते हो। ओके, थैंक यू।